स्वागत है आप सबका हमारे और आपके खूबसूरत से चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं वो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है कि गवर्नमेंट जॉब में जो मैथ आती है बहुत बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो ज्यादातर जो मैथमेटिक्स से एंटर किए होते हैं, फिर ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स से कर लेते हैं, तो वहां पर उनको एलिमेंट्री मैथ ज्यादा पढ़ने को नहीं कभी मिलती है। जबकि एग्जाम आप अगर किसी यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल सीएचसीएल वगैरह दे रहे हैं, या एमपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां एलिमेंट्री मैथ आती है। एलिमेंट्री मैथ का मतलब है जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते थे, प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम, अनुपात समानुपात, ये सब वगैरह पढ़ते थे, उसे ही एलिमेंट्री मैथ कहते हैं। अब इसका नाम सुन के आपके मन में आया होगा ये तो हम वहां बहुत आसानी से कर लेते थे, बट आप यहाँ भी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन होता यह है कि एग्जाम में टाइम जो होता है वो डेफिनिट टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन को आप घंटों सॉल्व करिए, आपका टाइम वहाँ फिक्स होता है, आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इतने कर पा रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जाम कराने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को कैसे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को हम जल्दी से सॉल्व करके और जल्दी से एक 100% श्योर आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमको काफी इसके बारे में कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। रूल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। जब आप सारे रूल्स सीख लेंगे, समझ लेंगे, तब आप किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि सबसे पहले एलिमेंट्री मैथ के लिए सबसे पहले आप कभी भी चैप्टर पढ़िएगा, चाहे बुक से पढ़िए चाहे यूट्यूब से पढ़िए, तो आप स्टार्टिंग करना हमेशा नंबर सिस्टम से। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की पूरी जो मैथ है, पूरी यूनिवर्स की मैथ जो है वो एक नंबर्स पे ही बेस्ड है। मतलब सारे नंबर्स ही यूज किए गए हैं। विदाउट नंबर, आप किसी भी नंबर के बगैर आप मैथमेटिक्स का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम ही पढ़ना पड़ेगा। आपको संख्या पद्धति अच्छे से आना चाहिए कि कैसी संख्याएं होती हैं, संख्याओं का खेल क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है संख्याओं का, बिहेवियर कैसा कैसा होता है, कहां पर कौन संख्या कैसा बिहेव करेगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी प्रणाली और कैसे क्या होता है, सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें जो आपको मोटिवेट करेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो दोस्तों, अभी अपने सब गोल को छुपा कर रखिए, अपने दिल में दबा कर रखिए, वक्त आने पर इस आसमां को उसकी औकात दिखानी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आपको बता दें, आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो, नंबर्स को आप पर डे देखते भी हो कि बहुत सारी संख्याएं आप देखते हो, ठीक है, कैसे संख्याएं बनती हैं ये भी आप लोग जानते हो। तो हम फालतू सी बात ना करते हुए अपने एक डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि नंबर सिस्टम कैसे क्या बना। तो इसके लिए सबसे पहले प्रणाली आपको जाननी पड़ेगी, दार्शनिक प्रणाली। एक सिस्टम है इसे हम दार्शनिक सिस्टम या दार्शनिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि दार्शनिक प्रणाली होता क्या है। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने सुना होगा, चाहे आप कैलकुलेटर पे देखिए चाहे आप मोबाइल पे कैलकुलेटर में देख लीजिए, आप केवल इतने नंबर्स ही देखने को पाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपको इतने नंबर देखने को मिलते हैं और आप इन्हीं नंबर्स का मतलब टोटल इन 10 नंबर्स की मदद से आप अरबों खरबों की संख्या में नई नई संख्याएं बना लेते हैं। इन्हीं संख्याओं का जो संग्रह है, इन्हीं संख्याओं का जो सिस्टम एक बनाया गया है, उसी को हम कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। मतलब इन 10 नंबरों का जो कलेक्शन है उसी को हम कह सकते हैं दार्शनिक प्रणाली। मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या बताया गया है कि हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं, इस सिस्टम में क्या किया गया, कुछ नंबर लेट कर लिए गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 1 लिए गए, जिसमें आपको बता दें कि 0 एक
कृत्रिम संख्या है, 0 एक कृत्रिम संख्या है। बिल्कुल ये चीज रख लीजिए, कंपटीशन में जीएस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 कैसी संख्या है, 0 एक कृत्रिम संख्या है। बाकी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये बच्चा प्राकृतिक संख्याएं हैं। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है संख्या पद्धति के चैप्टर में कि 0 एक कृत्रिम संख्या है। कृत्रिम संख्या है तो इसको बनाया किसने है, तो याद रखिएगा एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, आर्यभट्ट का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था, कृत्रिम नंबर बनाया था, मतलब 0 का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, 0 का आविष्कार किया था। याद रखना 0 एक कृत्रिम संख्या है। अब हम देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अपने नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 100% आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन मैथ का आता हो, किसी के एग्जाम में 25 आता है, 50 आता है, कहीं कहीं 100 आता है, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं और अपने वादे पे खरा अवश्य उतरूंगा। बस अपना वादा पूरा करिए, नोट्स बनाइए, सही से लिखिए और मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और साथ में कोई प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। तो दार्शनिक प्रणाली के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण हम देख लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें एक लाइन बढ़ा लीजिए, दार्शनिक प्रणाली के गुण। तो दार्शनिक प्रणाली के गुण में, दार्शनिक प्रणाली में क्या बताया गया है, उन्होंने बस यही बताया है कि अगर आप कुछ संख्या लिख दीजिए, मान लो मैं एक संख्या लिख रहा हूं 0 1 0 2 4 3, मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं, या ऐसा करिए जैसा भी लिखा था वैसे लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 से स्टार्ट करिए और या 9 और ये 0। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इन नंबर्स को, इन डिजिट को यूज करके, इनको हम क्या बोल सकते हैं, डिजिट बोल सकते हैं। अगर हम इन डिजिट्स को यूज करके, इन डिजिट को यूज करके कोई संख्या बनाते हैं तो उस संख्या की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए मैं इसी का इस्तेमाल करके एक संख्या बना रहा हूँ 5 6 7, मतलब 567 एक संख्या मैंने बना ली है। अब इस संख्या की प्रॉपर्टी नंबर 1 हमको ये पता लगानी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसमें ये देखना है कि इसमें इकाई का अंक कौन है, इसमें दहाई का अंक कौन है, इसमें सैकड़े का अंक कौन है, इसमें हजारवे का अंक कौन है, इसमें 10,000वें का अंक कौन है, इसमें लाखवें का अंक कौन है, इसमें 10 लाखवें का अंक कौन है। कैसे पहचानेंगे, वो किसने बताई हमको, दार्शनिक प्रणाली ने बताई। उन्होंने बताया कि आप राइट हैंड में जाइए और राइट हैंड में जा करके आप देखिए जाके कौन सा डिजिट है लास्ट, कहते हैं राइट, किसी भी नंबर का कह सकते हो लास्ट डिजिट या राइट हैंड से पहला डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या राइट हैंड से जो पहला डिजिट होता है उसे आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई अंक या इकाई का अंक कहते हैं, इकाई का अंक कहा जाता है। उसके बाद जो अंक आता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इकाई के अंक के जस्ट बाद ना कहो, उसके पहले कह लो तो ज्यादा सही। अगर आप इधर से जो चल रहे हैं तो आप कहोगे बाद, क्योंकि आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। मतलब अगर राइट हैंड से आप आ रहे हैं तो आपके लिए ये 7 के बाद ही पड़ेगी। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आपको पता है दहाई का अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, दहाई का अंक कहते हैं। फिर दहाई के अंक के बाद क्या आता है, तो दहाई के अंक के बाद आता है सैकड़ा का अंक। क्या आता है, सैकड़ा का अंक आता है। ऐसे ही अगर आगे कोई और डिजिट इसमें से उठा ले, मालूम मैंने 8 उठा ली, इसे क्या कहोगे, इसे हजारवां अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, हजारवां का अंक या हजारवां अंक भी कह सकते हो, हजारवां का अंक। ठीक है, अब ये सब आप लोग जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, आप आराम से अरब खरब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जो काफी ये सब चीजें बेसिक से जानना चाहते हैं। ये वीडियो बेसिक है और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद से आपको बढ़िया समझ में आने वाला है। ये वीडियो सब लोग देखें, क्योंकि जिसका बेसिक क्लियर है उसका सब क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक नंबर था जिसमें मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवां का अंक डिसाइड किया।
मैं एक नंबर लिख रहा हूँ और आप लोग तुरंत ध्यान से देखिएगा इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, दहाई का अंक कौन सा होगा और सैकड़ा का अंक कौन सा होगा। आप तुरंत निकाल लिए होंगे, कहोगे 0 जो है इकाई का अंक है, 3 जो है ये दहाई का अंक है, 2 जो है ये सैकड़ा का अंक है और 1 जो है हजारवां अंक है। तो इसको अगर पढ़ा जाएगा तो 1230 पढ़ सकते हो या 1230 भी पढ़ते हैं लोग, ठीक है। या तो 1230 पढ़ो या तो 1230 पढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इससे आप बेफिक्र रहो, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आई। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ये तो हमने एक सिस्टम पढ़ा है, प्रणाली के बारे में पढ़ा। हमारा मेन टॉपिक जो है जहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में देखते हैं कि अंकों के मान कैसे कैसे होते हैं। हेडिंग लगाओ अंकों के मान, हेडिंग लिखते रहना और सबके बारे में अंकों के मान। क्या लिखोगे? अंकों के मान। अच्छा कोई भी जो अंक है, ठीक है, कोई भी अंक है उसके कौन कौन से मान होते हैं? किसी भी अंक के 2 मान होते हैं, बिल्कुल माइंड में फीड कर लो। किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट के, सुन लो मुझे, किसी भी डिजिट के 2 मान होते हैं। कौन कौन? एक होता है वास्तविक मान, एक क्या होता है? वास्तविक मान, या इसे को हम कभी कभी शुद्ध मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध मान। तो दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। बिल्कुल आप स्थानीय मान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। कहाँ? क्लास 6 से ही। क्लास 6 तो छोड़ो, आप क्लास 3 4 में या मैथ में पढ़ाया जाने लगता है कि किसी भी नंबर का वास्तविक मान कैसे निकालते हैं या शुद्ध मान कैसे निकालते हैं, फिर स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था अंकों के मान, कोई भी अंक 2 तरीके के तरह के मान रखता है। पहला कौन सा? वास्तविक मान। दूसरा कौन? स्थानीय मान। तो हम जानते हैं कि पहले वास्तविक मान क्या होता है। तो आपको बता दें, जैसे मैं एक कोई नंबर मान लेता हूँ, मेरे पास एक नंबर है 567 और मुझसे कहा जाए कि इसमें 6 का वास्तविक मान क्या होगा, तो इसका 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा। बताओ क्यों? अगर मैं पूछूं आपके वास्तविक वैल्यू क्या है, मतलब आपकी, इसको हम कभी इंग्लिश में फेज वैल्यू भी कहते हैं, फेज वैल्यू भी कहते हैं, फेज वैल्यू। मैं आपके कहूं कि आपकी जो आपके हाई स्कूल में मार्क्स कितने हैं, तो आप जो मार्क्स बता देते हैं वही आपके क्या है, जितने मार्क्स हैं आपने उतने ही बता दिया, तो वो आपके एक्चुअल में वास्तविक मान है जो आपको मिले हैं। आप देखे होंगे 2 तरीके के रिजल्ट आते हैं आजकल, एक ड्राई स्कोर आता है, एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है। ड्राई स्कोर का मतलब होता है जो आपने नंबर पाए एग्जाम के अंदर, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब होता है कि अगर आपका पेपर इजी था तो आपके नंबर घट के इतने हो गए हैं, और अगर आपका पेपर हार्ड था तो आपके नंबर बढ़ के इतने हो गए हैं। ठीक, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ऐसे खतरनाक टाइप का होता है, कभी-कभी बहुत नुकसान भी होता है, कभी-कभी बहुत फायदा भी होता है। चलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं कि वास्तविक मान का मतलब होता है कि जिस नंबर का वास्तविक मान पूछा जाएगा किसी कंप्लीट डिजिट में, वही नंबर क्या हो जाता है, उसका वास्तविक मान हो जाता है। जैसे मैं कहूं इसके अंदर 8 का वास्तविक मान बताओ, इस वाले 8 का वास्तविक मान बताओ, तो आप कहोगे इसका वास्तविक मान 8 ही हो जाएगा। जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूं आपके पास 1 2 3 4 7 8, मैं इसमें कहूं 7 का वास्तविक मान बताओ तो कहोगे 7 ही होगा। मैं कहूं 3 का वास्तविक मान बताओ तो आप कहोगे 3 ही होगा। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला क्या होता है? अगला होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं कैसे भी किसी भी नंबर का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा स्थानीय मान। देखिए इसमें कुछ ज्यादा अभी है नहीं, तो मैं ज्यादा आपको बिल्कुल नॉर्मल सी जब हल्का हल्की चीजें हैं तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं दे रहा हूँ। जब आपकी और मजबूत चीजें आएगी, देखिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे बिल्कुल वीक होते हैं, उनके लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारा चैप्टर अच्छे से नहीं उनको आया ना तो आगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा इस पे मेहनत कर देता हूँ उनके लिए, बाकी आगे मैं इससे और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो इसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू अपने एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, मतलब स्थान से कितना, पड़ोस से कितना बाद है, बात कर मतलब सीधे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि स्थानीय मान होता क्या है। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 568 और मैं पूछूं कि 6 का इसमें स्थानीय मान क्या होगा, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। जिस नंबर का स्थानीय मान पूछता है उस नंबर को हम वैसे का वैसा लिख लेते हैं,
और फिर हम देखते हैं कि इधर कहीं 0 पॉइंट दशमलव तो नहीं लगा है। अगर दशमलव नहीं लगा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, बिल्कुल टेंशन ना करिए। आप देख लीजिए 6 के बाद कितना डिजिट है, तो कहोगे 1 डिजिट है, तो जितना डिजिट होगा उतना हम इसमें 0 लगा देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। कैसे स्थानीय मान हो गया? अच्छा आप ही बताइए कि दहाई के अंक के लिए 10 का गुणा होता है, सैकड़ा के अंक के लिए 100 का गुणा होता है, और हजारवें अंक के लिए 1000 का गुणा होता है। अब यहाँ पर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हमारा ये दहाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो इसकी गुणा किससे होगी? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है। मतलब अगर आपको तुरंत रखना है तो आप ये बात याद रख लीजिए कि दहाई के लिए 10, सैकड़ा के लिए 100, हजारवें के लिए 1000। जैसे मैं कहूँ इसमें 5 का आप स्थानीय मान बता दीजिए तो आप कहोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 है सैकड़ा पर, तो इसकी हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये निकल के हमारा आंसर आ जाएगा 500। ये वाली ट्रिक है। और जो इससे पहले मैंने बताया, दूसरा मेथड मैंने ये बताया है कि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि दहाई में 10 से गुणा करना है, इकाई और सैकड़ा के अंक में 100 से गुणा करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे जिस नंबर का स्थानीय मान पूछता है उस नंबर को वैसे ही वैसे लिख लीजिए, और उस नंबर के जस्ट बाद देखिए एक्चुअल में कितने डिजिट हैं। तो हमको तो यहाँ 2 ही नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कितने जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सीधे सीधे आप उतने ही इसमें क्या कर दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी नंबर का स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना समझ में आया होगा। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है? आप कहेंगे कि सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। मैं पहले बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या, क्वेश्चन भी लिखते रहिए, संख्या 58908 में 8 अंक 8 और अंक 9 के स्थानीय व वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। मतलब फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसे हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान को हम बोलते हैं फेज वैल्यू और स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं है बच्चा, इसमें आप इसे 1 सेकंड में उड़ा दीजिए। जैसा नंबर लिखा गया उस नंबर को नोट कर लीजिए 58908। इसमें अगर हम किसका निकाल लें, पहले 8 का कौन सा मान निकालें, स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बताइए? 8 का स्थानीय मान, अब इसमें 8 तो 2 बार आया है, तो अभी ये कुछ कहा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पे टिक कर देता हूँ। एग्जाम में टेंशन ना लीजिए, वहां जिस नंबर का निकालना होगा उसके नीचे आपको कुछ टिक करके देगा, उसको अंडरलाइन कर देगा। जैसे कि ऐसा हो सकता है डबल डिजिट होगी तो टिक क्या कर देगा, अंडरलाइन अगर ना करे तो या तो आपको बता देगा कि ये साइड राइट हैंड से पहले का निकालना है या बाद वाले का निकालना है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कि आप ऐसा करिए, इस नंबर को आप ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करें आप ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया। इस अंडरलाइन का मतलब ये है कि आपको इस वाले 8 का ही निकालना है, जिस लाइन जिस 8 के नीचे अंडरलाइन है, इस वाले का निकालना है स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो 8 का स्थानीय मान अगर आप निकालोगे तो बच्चा ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 लिख लीजिए। हाँ लिख लिए। अब इस 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है, तो सर बीच में 3 0 लगा दीजिए, यही इसका स्थानीय मान हो गया। अच्छा 8 का अगर मैं पूछूं कि 8 का वास्तविक मान क्या होगा, तो कहोगे गुरुजी कुछ नहीं होगा, मैं तो इसका आंसर तुरंत निकाल दूंगा। इसका आंसर 8 होगा, यानी 8 का वास्तविक मान 8000 होगा और 8 का वास्तविक 8 का स्थानीय मान 8000 होगा और 8 का वास्तविक मान 8 होगा। और कहोगे सर जी 9 का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके निकालिए, मैं तब तक लिख रहा हूँ 9 का स्थानीय मान। 9 हमारा ये रहा। 9 का अगर स्थानीय मान निकालने जाए, बहुत लोगों ने तुरंत निकाल भी दिया होगा। 9 का स्थानीय मान बराबर 9, जैसे का 9 लिखा है ऐसे ही 9 लिख लेते हैं बच्चा।
अब बताइए 9 के बाद कितनी डिजिट है, तो आप कहोगे 9 के बाद सर जी 2 डिजिट है, तो इसका स्थानीय मान 900 आ जाएगा। फिर मैं कहूं कि 9 का वास्तविक मान क्या होगा बच्चा, तो कहोगे सर जी इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं होता है, जिसका वास्तविक मान पूछे वैसे ही हम लिख लेते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। चलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन ये कर देता हूं, थोड़ा इसमें चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में चेंज ये कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा हूं कि संख्या 3905 में अंक 9 और अंक कैसे कर लो, संख्या 3905 में अंक 9 और अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। बढ़िया सा क्वेश्चन, अभी मजा आने वाला। अंतर ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या कहा होंगे बच्चा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन बस हमसे यही कहना चाहता है कि हमारे पास एक संख्या है 3905, इसमें अंक 9 का मतलब अंक 9 और अंक 5 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो कहोगे गुरुजी कुछ नहीं, स्थानीय मान निकालना तो हम जान ही गए हैं। अगर अंक 9 का स्थानीय मान में पूछूं, अगर अंक 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 का स्थानीय मान आप तुरंत बता पाएंगे। 9 का स्थानीय मान क्या होगा आप लोग निकाल चुके होंगे, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पास 9 है तो 9 लिख लेंगे। 9 के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा बच्चा आंसर, 900 हो जाएगा। किसका 900 आंसर हो जाएगा, 9 के स्थानीय मान का। भी क्वेश्चन का आंसर 900 नहीं होगा। अब हम किसका स्थानीय मान बच्चा निकालेंगे, तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। किसका, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे बच्चा। 5 का स्थानीय मान आप पहले 5 लिखोगे और आप देख रहे हो कि 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है 5 के पीछे कोई जीरो नहीं लगेगा। उससे पूछा क्या है कि 9 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है बच्चा, अंतर निकालना है। तो बताओ अंतर क्या हो जाएगा बच्चा, अंतर बताओ क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 9 का स्थानीय मान 900 है, 5 का स्थानीय मान 5 है, तो आंसर बच्चा निकल के आ जाएगा 895। कितना आ जाएगा, 895 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इससे भी अच्छा क्वेश्चन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हटा करके मैं इससे अच्छा क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको जैसे जिस हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि संख्या 3589 में अंक 8 के स्थानीय मान को अंक 8 के स्थानीय मान को अंक 3 में अंक 3 के वास्तविक में गुणा किया जाता है। गुणनफल क्या होगा, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए बच्चा। इसमें तुम्हारे लिए मैं ऑप्शन बना रहा हूं, जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए कि आपसे हो पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। पहला ऑप्शन आप लिख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं 24। फिर दूसरा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 240।
ऑप्शन आपके पास है 250 और डी ऑप्शन आपके पास है 20। बच्चा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। ये मत सोचना कि मैं इसको तो उड़ा दिया, एग्जाम का प्रेशर आपको उड़ा देगा अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर सोचो जो नहीं आता उसकी तो उम्मीद ही नहीं करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान भी है और कठिन भी है। अगर आप चीजें समझ गए हैं तो आसान है। हमारे पास नंबर है 3589, जिसका हमको फेज वैल्यू निकालनी है और कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 8 के स्थानीय मान, मतलब 8 का हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो बच्चा 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 8 का स्थानीय मान बच्चा हो जाएगा, यहाँ से आप जैसा 8 है 8 लिख लीजिए और 8 के बाद एक डिजिट है तो आप एक 0 लगा लीजिए। बच्चा ये आंसर 80 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका 8 का स्थानीय मान 80 होगा। बच्चा अब हम 3 का वास्तविक मान निकालेंगे। 3 का कौन सा मान निकालेंगे, तो आप कहोगे 3 का वास्तविक मान गुरुजी निकालना है। तो 3 का अगर वास्तविक मान निकालोगे तो बच्चा ये क्या आ जाएगा, तो 3 का वास्तविक मान 3 ही आ जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की 3 के वास्तविक मान में, मतलब 8 का स्थानीय मान और 3 का वास्तविक मान बच्चा काहे में गुणा किया जाता है, दोनों आपस में गुणा कर दिया जाता है। मतलब 8 का जो स्थानीय मान 80 आया है और 3 का वास्तविक मान जो 3 आया है, उसे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल के आ जाएगा 8 × 24। बच्चा ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा बन सकता है। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताइए जरूर कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों आप ही हमारा परिवार हो और आप ही से हम उम्मीद कर सकते हैं कि समाज में आप ही जो हो भारत के भविष्य हो। आगे चल के आपका भारत का भविष्य आप पे ही निर्भर है। आज आप जैसा बो दोगे आप वैसा ही आगे फ्यूचर में काट पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन हम अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या हम लिखते हैं, क्वेश्चन में आप लिखिए कि संख्या 8403 में 8 के वास्तविक मान में 8 के स्थानीय मान को 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 संख्या 8403 में 8 के स्थानीय मान को 4 के अंक 4 कर लो, यहाँ अंक 4 के वास्तविक मान से भाग दिया जाता है, या ऐसा लिख लो वास्तविक नहीं कर लो, इसको स्थानीय मान से भाग दिया जाता है। स्थानीय मान से भाग किया जाता है, तथा प्राप्त भागफल को 0 के स्थानीय मान में जोड़ दिया जाता है, स्थानीय मान में जोड़ दिया जाता है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, 0 के स्थानीय मान में जोड़ दिया जाता है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ब्रांडेड क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या हमको समझाना चाहता है। तो दोस्तों बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास है 8403 यानी 8403 हमारे पास संख्या है। और कहता क्वेश्चन ये है कि 8 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान से भाग किया जाता है। मतलब 8 का जो स्थानीय मान है उसको हम 4 के स्थानीय मान से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 8 का जो स्थानीय मान है कितना हो जाएगा बच्चा, आप लोगों को रट चुका है कि 8 लिख लीजिए और
कितने उसके बाद डिजिट हों, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो बच्चा कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 4 के स्थानीय मान से इसको भाग किया जाता है, तो 4 का अगर हम स्थानीय मान निकालें तो बच्चा आप तुरंत बता दो कि गुरुजी 4 लिख लीजिए और 4 के बाद जितना डिजिट हो उतना इसके अंदर जीरो लगा लीजिए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि 8 का स्थानीय मान 8000 होगा, 4 का स्थानीय मान 400 होगा, लेकिन एक इसने बात और कर दी है कि जीरो के स्थानीय मान में जोड़ दिया जाता है। तो भाई देखो जीरो का स्थानीय मान भी निकालना पड़ेगा, तो बच्चा जो जीरो का स्थानीय मान बता देगा उसको मैं रसगुल्ला देगा। अरे बहुत तो आसान है निकालना, जीरो का स्थानीय मान निकालना कोई कठिन नहीं है। बच्चा जीरो का स्थानीय मान निकालना है तो जीरो का जीरो लिख लो और जीरो के पीछे चाहे जितना जीरो लगाओ उसका स्थानीय मान क्या आएगा बच्चा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। उम्मीद करूंगा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। बस आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं सच कह रहा हूं कि जिसको जोड़ना तक नहीं आता है मैं उसे जोड़ना तक सिखा दूंगा और उसको जॉब दिला कर रहूंगा कि आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है और आपका विश्वास ही हमारा विश्वास है। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 के स्थानीय मान को, 8 का स्थानीय मान है 8000, फिर 8 के स्थानीय मान को 4 के स्थानीय मान से भाग कर दिया है, 4 का स्थानीय मान है 4000, फिर 0 के स्थानीय मान में जोड़ दिया गया है। मतलब जो इनका भागफल निकल के आया उसको काहे में जोड़ दिया गया है, 0 के स्थानीय मान, जो का स्थानीय मान 0 होता है, निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो ये 4 × 4 4 दूनी 8 काटना आपको आता ही है। 20 में 0 जोड़ोगे तो 200 मत लिख देना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे 20 में 0 जोड़ते हैं तो 200 लिख देते हैं। ठीक है, तो 20 में अगर 0 जोड़ोगे तो 20 ही रुपया रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया स्थानीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है और आपको अच्छे समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि संख्या के प्रकार, क्योंकि संख्या के प्रकार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि संख्या कितने प्रकार की होती है तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार देखने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालिए संख्या के प्रकार। ठीक है, संख्या के प्रकार में, संख्या के प्रकार नंबर 1 संख्या के प्रकार में डालिए परिमेय संख्या। क्या डालिए, परिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में बहुत जरूरी। ये संख्या बच्चे कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा डाउट खा जाते थे कि वास्तव में ये है क्या, उनको समझ में ही नहीं आता है कि परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको मैं आज आसानी से समझा रहा हूं कि कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। वैसे तो आज का डिफिनीशन यही है कि ऐसे संख्या, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुनना, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर q क्या होना चाहिए, where q is not equal to 0, मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया कि q की वैल्यू 0 ना हो, वो इसलिए कहा गया क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा इंफिनिटी देगा। इंफिनिटी का मतलब है अपरिभाषित, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी इंटीजर नंबर होती, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं कहूं 1 2 3 4, ठीक है, 1/2 या ये इतने पूर्णांक हैं, 5 है 6 है डॉट डॉट। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, पूर्णांक नंबर है, पूरे नंबर हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्याएं पॉजिटिव ही होती होंगी, परिमेय संख्याएं नेगेटिव भी हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं फ्रैक्शन भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्याएं फ्रैक्शन में नहीं हो सकती हैं। तो परिमेय संख्याएं आपको समझ में आया
में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके लिए मैं एक और आपको दिखा दूं कि परिमेय संख्या जैसे 1/2 है, 1/2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p = 1 है और q = 2 है। मैं बात करूं 1/3 की तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। मैं बात करूं 1/7 की तो आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कुछ इस नंबर्स की बात करें जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं √2 है, √3 है, इनकी आप वैल्यू निकालेंगे फिर उनको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैसे नंबर है, p/q के रूप में नहीं निकाल सकते इनको। आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 1.732 डॉट डॉट और भी वैल्यू आती रहेगी, इसकी निकालोगे 1.414 करके आएगी, डॉट डॉट करके आगे आएगी, यानी कि आप इसको जब p/q के फॉर्म में लिखना प्रयास करेंगे लिख नहीं पाएंगे। इसलिए √2 और √3 और भी बहुत नंबर्स हैं जो क्या है, आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, मतलब ये संख्याएं परिमेय नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय नहीं है, क्योंकि हम इनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये चीज याद रखना। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन जाता है मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, परिमेय संख्याएं आपको समझ में आ गई है, अब मैं आपको अपरिमेय संख्या दिखाता हूं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप लोग जैसे तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। अगर ये एक दूसरे के विलोम हैं तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया √2 है, √3 है, ठीक है, √8 है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं जो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ में आई, लेकिन आपको बताता हूं कि इस पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कंपटीशन में कि बताइए सिद्ध कीजिए या ये √2 है कि नहीं, कभी रेयरली पूछ ले तो पूछ ले। क्वेश्चन ज्यादातर जो बनता है तो क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन जो कंपटीशन के लायक है वही क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दूसरा आ सकता है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तीसरा आ सकता है पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, चौथा एनओटी, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अच्छा बताइए पाई कैसी संख्या, ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 को तो हम p/q में लिख लेते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, यानी आपका आंसर हो गया गलत। मतलब आपने जो मेहनत की वो सब गई बेकार। मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, यही तो आपको समझाना है, यही तो हम बताने आए हैं, क्योंकि आपको समझ लीजिए कि पाई की वैल्यू होती जरूर 22/7 है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होती है। उसे क्या किया गया है, कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए 22/7 मान लिया गया है, लेकिन जो भी वैल्यू आती है उसमें ऑलवेज एरर जरूर रहती है, क्योंकि आज तक पाई की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाई है। पाई की वैल्यू आप लोगों ने जो पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा है, 3.3.14 1 डॉट डॉट और बहुत सारे डिजिट पढ़ रखे होंगे, अभी तक उसका अंत ही नहीं हुआ है। मतलब अभी तक हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाए कि पाई की एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या ना होकर के पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चा ध्यान रखना इस बात को कि पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल में होती नहीं है, ये केवल अप्रॉक्स में मानी गई है। ये क्या की गई है, मानी गई है, लगभग बराबर होती है, लगभग कह सकता हूं बराबर होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। मुझे ध्यान से सुनना, पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। कैसा,
इर्रेशनल नंबर है, और जबकि आपका 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बस यही क्वेश्चन इस टॉपिक से हर बार उठता है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। या तो कहेगा 22/7 कैसी संख्या है, आप तो कहोगे इसकी वैल्यू पाई भी हो सकती है या परिमेय, आप यही गलती कर सकते हो एग्जाम में। जब पूछे पाई कैसी संख्या है तो आप कहोगे 22/7 होती है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, यानी कैसा नंबर है, परिमेय बता दोगे, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात समझना कि पाई एक अपरिमेय, कहीं स्टेट ऐसे करके लिख लो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, कहीं भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हो 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं क्या समझना है हमको। आसान आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली हेडिंग डाल दीजिए वास्तविक संख्याएं। अगली हेडिंग क्या लगा लेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर 2 वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों आपको बता दें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। दोस्तों जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, इन सभी को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अगर किसी नंबर के अंडर रूट में माइनस साइन है या उसके साथ आयोटा लगा हुआ है, आयोटा मतलब आप समझते होंगे, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्याएं, जहां पर पढ़ा होगा काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या में हम आई लगा देते हैं, यानी आयोटा जोड़ देते हैं, जबकि वास्तविक संख्या आयोटा से फ्री होती है। जैसे मैं कहूं ए इस टाइम कैसी संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या है और ये एक काल्पनिक संख्या है। मतलब जिस संख्या के अंडर रूट में माइनस साइन आ जाए वो कैसी संख्या हो जाती है, वो कैसी संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। कैसी संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो बच्चा हम वास्तविक कैसे पहचानेंगे, तो अंडर रूट में माइनस छोड़ दो और नंबर के साथ आयोटा छोड़ दो, मतलब इनको अगर ये कहीं ना दिखे तो जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो इसमें दो लाइन लिख लो कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं यदि उनके रूट में नेगेटिव साइन ना आए। अगर नेगेटिव साइन आ गया, साइन ना आए मतलब अगर नेगेटिव साइन आ गया तो बच्चा वो कैसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अगली हेडिंग लगाइए प्राकृतिक संख्याएं। अगली हेडिंग जल्दी से लगा लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरा बेसिक सीख लेंगे और आने वाले अगले वीडियो में हम इस पे ही ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, अगली हेडिंग क्या बच्चा लगाओगे, प्राकृतिक संख्याएं। मेहनत करते रहिए ताकि आपके माता पिता के सपने पूरे हो सके। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, आपको पता है, आपके पिताजी मजदूरी कर करके आप लोगों को पढ़ाते होंगे, तो आप लोग मेहनत करिए और उनकी मेहनत को सफल बनाइए, ठीक है। तो बच्चा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जितनी भी पॉजिटिव, जीरो को छोड़कर एक से लगाकर लिख लो, सब जीरो को छोड़कर अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चा, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सभी संख्याएं प्राकृतिक
संख्याएं कहलाती हैं। बच्चा ये बात ध्यान से याद रखना, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें इनके नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। मैं इसका अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हो? कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक। मतलब n का मतलब है ये सभी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक। जीरो कैसी संख्या है? कृत्रिम संख्या है। जीरो को हम प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कृत्रिम संख्या है। दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। अगली डालिए पूर्ण संख्या, अगली डालिए पूर्ण संख्या, अगली हेडिंग डाल लीजिए पूर्ण संख्या। अगली हेडिंग है पूर्ण संख्या। क्या होता है बच्चा पूर्ण संख्या? ये ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें, जीरो के साथ साथ ये लिख लो, जीरो के साथ साथ एक से लगाकर अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब जितनी प्राकृतिक संख्या है प्लस उसमें अगर हम जीरो भी शामिल कर लें तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर कहा जाता है। अगला डाल दीजिए पूर्णांक संख्या। ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। होल का मतलब है जो पूरी पूरी संख्या हो, पूर्ण का मतलब है पूरी पूरी। तो इसमें हम लिखे दे रहे हैं कि आपका पूर्ण संख्या में तो W से लिखेंगे क्योंकि होल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। बस इसके सेट में किसको शामिल कर लेना है? जीरो को शामिल करना है। अच्छा, जीरो को अगर हटा देते हैं तब ये प्राकृतिक हो जाएगी संख्याएं, और अगर जीरो को हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लिखेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अगली हेडिंग लगा लीजिए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें पूरा पूरा अंक हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, यानी इन्हें इंटीजर नंबर भी कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं तो कह सकते हो वे सभी संख्याएं जो पूरी पूरी लिखी जा सके, पूरी पूरी लिखी जा सके, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। लिख सकते हो ऋण पूर्णांक। क्या लिख सकते हो? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा धन पूर्णांक और जीरो, जीरो के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, यानी इसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इसलिए हम इसे गाहे से बच्चा लिखेंगे, आई से लिखेंगे, और आई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ जीरो लिख लीजिए, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और इधर बच्चा 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ में आ रही। हो सकता है आपको भी मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बार जब आप ये सब नोट कर लेंगे ना 100% आपको मजा आने वाला है इसी वीडियो में। दोस्तों नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मेन टॉपिक, जो मेन बात आ रही है, इसको जरा ध्यान से सुनना। मेन बात, अब जो हम दो ही संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो आप समझ ही गए होंगे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, या धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में अंतर समझ सकते हैं। धन पूर्णांक संख्या का मतलब है कि ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनमें सब पॉजिटिव नंबर लिए जाएं, और ऋण पूर्णांक आप समझते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें सब निगेटिव पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर लिए जाएं, उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। मेन जो लास्ट में दो बातें बच रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों बहुत आसान है सम संख्याएं पता लगाना। सम संख्या पता लगाने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। लिखो
वह संख्या, देखो वह संख्या या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाएं, वे संख्याएं जो 2 या अंक 2 से पूरा कट जाएं, अंक 2 से पूरा कट जाएं, अंक 2 से पूरा कट जाएं, उन्हें हम या उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है, बात को समझना जरा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा। इस सब संख्या का मतलब है कोई ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 12 को हम अगर 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, यानी ये पूरा कट गया। तो 12 एक ऐसी संख्या है, एक सम संख्या है। इससे मैं लेता हूँ 16 और मैं इसे 2 से काट के चेक करता हूँ, इसका आंसर 8 आ रहा है, पूरा कट गया, यानी 16 कैसी संख्या है, 16 एक सम संख्या है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ 208। अगर मैं 208 को 2 से काटूं तो 104 आएगा, यानी पूरा कट गया। तो इसका मतलब है 208 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो विषम संख्याएं, अगली हेडिंग डालो विषम संख्याएं। दोस्तों विषम संख्याएं क्या होता है, जरा इसे समझना जरूर, क्योंकि विषम संख्याओं में डाउट ना होना चाहिए। देखो वे संख्याएं जो अंक 2 से पूरा ना कटे, क्या लिख लो, पूरा ना कटे, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे देखो मैं अगर 7 को 2 से डिवाइड करूं तो ये पूरा ना कट के 3.5 देगा। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूं तो ये 4.5 देगा। ठीक है, मतलब आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि 2 से काटने पर ये संख्याएं हमको पूरा काट के नंबर नहीं दे रही हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी उन्हें हम सम संख्या कहेंगे, क्योंकि 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है। आपको समझ में आया होगा, तो फट से बताइए क्या 208 विषम संख्या है। मुझे ये बताना है क्या 208 एक विषम संख्या है, यस या नॉट, जल्दी बताइए। तो आप कहोगे मैं 2 से काट के चेक किया और इसका आंसर 104 आया, यानी ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या निकली, ये एक सम निकली। तो विषम संख्याएं वही होंगी जो 2 से ना कटे, उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज और अभी तुमको समझानी पड़ेगी जो बार एग्जाम में पूछी ही जाती है। कौन सी है, चलिए बताइए कौन सी बात है जो एग्जाम में बार पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि एक आता है आपके एग्जाम में भाज्य संख्याएं। क्या आता है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, भाज्य मतलब जो कट जाएं, वे संख्याएं जो किसी न किसी अंक से, वे संख्याएं जो किसी न किसी अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। पूर्णतः क्या हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं 9/3, ये पूरा कट गया, यानी 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 18/3 मैं देखा 3 से डिवाइड किया 6 आया, यानी 18 भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अर्थ को समझिए, भाज्य मतलब जो दूसरे जो किसी से पूरी विभाजित हो जाए उसी को हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब अगली आती है अभाज्य संख्या। अगली क्या आएगी बच्चा, अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चा, तो बहुत आसान है अभाज्य संख्या भी निकाल पाना। इसमें लिखोगे वे संख्याएं जो किसी अंक से पूर्णतः विभाजित ना हो, बल्कि स्वयं से विभाजित
स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। मतलब दूसरे से ना कट करके अगर स्वयं से कटेगा, इन्हें हम प्राइम नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि अगर दूसरे से नहीं करते हैं तो ये स्वयं से ही करते हैं। जैसे कुछ अभाज्य संख्याएं हम दिखाते हैं आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, पूछता है एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? याद रखना 2 है। कौन सी? 2, 1 नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। ये बात फीड कर लो, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है। कौन सी है? 2 है। और कभी कभी पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम का मतलब है जो 2 से कट जाए, तब भी आपका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी यही है। दोस्तों आपको अगर ये समझ में आ रहा होगा तो इसके और एग्जांपल देख लो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। इनके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन इस पे कराएंगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको ये सब आना चाहिए। अब एक संख्या आपकी और बचती है, फिर हम मिलते हैं, इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे कहें कि ये कैसी संख्या है, मुझे वहां ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो एक जो एग्जाम में पूछी जाती है से अभाज्य संख्या, क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। देखिए बहुत आसान तरीका बताएं तो से अभाज्य संख्या बहुत आसान तरीका ये है कि आप उन दोनों संख्याओं का मासा निकालिए, और अगर मासा 1 आए तो वो संख्याएं से अभाज्य होंगी, अदरवाइज से अभाज्य नहीं होंगी। फिर मेरी बात सुनना, से अभाज्य का मतलब है जो एक दूसरे को विभाजित ना कर पाए, मतलब उनका मासा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। जैसे मैं आपको दिखाऊं से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? 3 और 5 हो सकती है, 3 और 7 लिख लें, 7 और 11 लिख लें। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? से अभाज्य संख्याएं हैं। से अभाज्य संख्याएं याद रखना वे संख्याएं जिनके बीच का मासा 1 हो। अरे बहुत बच्चे मासा नहीं जानते होंगे क्या होता है, वो हम अपने आप को अगले वीडियो में जब हम समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक का नोट कर लीजिए। आपको यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और खेलते और हंसते मुस्कुराते रहिए। माँ बाप की इज्जत करिए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप का दिल मत दुखाइए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पिता से अगर कभी गलती हो भी जाए, मतलब माँ बाप से अगर गलती हो भी जाए, फिर भी उनकी नीयत कैसी होती है? साफ होती है। मतलब अगर उनसे गलती हो भी जाती है तब भी उनकी नीयत कैसी होती है? साफ होती है। नीयत साफ होने का मतलब समझते हो कि उनके मन में किसी प्रकार का धोखा नहीं होता है। कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, केवल माँ बाप का ऐसा रिश्ता है जिसके लिए कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, कुछ चुकाना नहीं पड़ता है। तो कभी उनका दिल मत दुखाइए, बड़ों की इज्जत करिए, समाज वाले लोगों की इज्जत करिए, गरीबों की मदद करिए, जितना से आप ज्यादा से ज्यादा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसमें ही बेस्ट करेंगे, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए जय